अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोकेमिस्ट्री। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नम्स एमडीकैट 2022 का पूरा बायोलॉजी पोर्शन। और ये वीडियो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आने वाले सालों में रिपीट हो रहे होते हैं। तो नम्स के जो पास्ट पेपर होते हैं वो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कह रहा है विच ऑर्गेनील वुड बी मोर अबंडेंट इन द सिक्रीटरी सेल देन द नॉन सिक्रीटरी सेल्स। अब देखो सिक्रीटरी सेल्स की खासियत क्या है। सिक्रीटरी सेल्स वो सेल्स हैं जो किसी भी तरह की सिक्रीशन कर रहे हैं, हो सकता है प्रोटीन की सिक्रीशन कर रहे हो या किसी भी और चीज़ की सिक्रीशन कर रहे होंगे। अब सिक्रीटरी सेल्स के लिए खासियत ये है कि भाई फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन सिक्रीटरी सेल से बाहर आना चाहता है तो जाहिर सी बात है ये बनेगा पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सही है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। देन मैं अगर प्रिसाइजली प्रोटीन की बात करूँ, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन अगर मैं बात करूँ तो आगे आपके पास आ जाएगा गोल्जी। गोल्जी ज़्यादा होना चाहिए, जो बेसिकली क्या करेगा, इसको पैक करेगा और इसको आगे भेज देगा। तो इसका मतलब है ये तीन चीज़ें मेनली अबंडेंटली आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए इज़ लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम ना इंटरसेलुलर डाइजेशन के अंदर है, लाइसोसोम का काम किसी भी तरह सिक्रीशन के अंदर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या है, तो आपका जवाब एक ही होगा कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बिकॉज गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, चीज़ों को पैक करता है और उनको आगे भेजता है, यही काम तो पोस्ट ऑफिस करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वैक्यूल की, तो वैक्यूल नहीं होगा क्योंकि फूड स्टोर करता है। सेंट्रियोल का काम अगेन सिक्रीशन के अंदर नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, एक सेल दो सेल्स के अंदर मेनली डिवाइड हो रहा होता है। तो अगर मैं सेल डिवीजन की बात करता हूं तो सेल डिवीजन के अंदर एक फेज होता है खासतौर पे जिसे आप कहते हो प्रोफेज। इस प्रोफेज के अंदर क्या होता है, इस प्रोफेज के अंदर होता ये कि नॉर्मली जो है वो आपका अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं तो न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है होगा। ये प्रोफेज के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगी, आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू करेगी और अंदर ये जो आपके पास क्रोमैटिन है ये इस तरीके से थ्रेड लाइक फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसअपेयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो गई तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है द एंजाइम एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनील। नाम सब कुछ बता रहा है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेज। ये बेसिकली एटीपी बनाएगा और हमें पता है कि एटीपी कहाँ कहाँ बनता है। तो एटीपी मेनली अगर मैं बात करता हूँ तो एटीपी सिंथेज की बात कर रहा है। अब ये जो एटीपी सिंथेज है ना, ये आपको मिलता है, लेट सपोज दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपको एक पूरा नेटवर्क मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मेनली 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट जो 5वां कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये 5वां प्रोटीन होता है जहां पे एटीपी बाकायदा बनता है, दैट इज द एटीपी सिंथेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसकी मेम्ब्रेन में मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, चलो अब आंसर वुड बी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है डैश आर स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब सवाल बहुत आसान सा है, ऐसा नहीं है कि सवाल कोई मुश्किल सा है। भाई कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक यानी कि ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्गेनील है ये सेल के अंदर होगा और सेल के अंदर इस ऑर्गेनील का नाम क्या है भाई, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम है बेसिकली आपके पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर। तो क्योंकि लाइसोसोम का काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर है तो इसके पास क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। तो लाइसोसोम इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के अलावा द न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम इन अ लूजली क्वाइल्ड स्टेट नोन एज। ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन के अलावा यानी कि सेल डिवीजन से अलग
आपके पास अलग फेज के अंदर न्यूक्लियस नॉर्मली क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो लूजली कॉइल्ड स्टेट के अंदर है। अगर मैं इस सवाल को आसान डिकोड करूं ना तो आपसे ये कह रहा है नॉर्मली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है वो किस फॉर्म में मिलता है, इस तरीके से सुपर कॉइल्ड फॉर्म में मिलता है, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रोमैटिन मटेरियल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, सही है। चलो अब आ जाओ आगे। सवाल में कह रहा है विद इन द न्यूक्लियस डैश आर मेड बाय न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस आपका बनाता है राइबोसोम, इसीलिए न्यूक्लियोलस को आप कहते हो राइबोसोम फैक्ट्री। ये करता ये कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है और साथ में इसको मिक्स करता है प्रोटीन के साथ। अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाता है, राइबोसोम बन जाता है। तो आंसर वुड बी राइबोसोम। ठीक है, मैसेंजर आरएनए नहीं होगा, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को मिला के राइबोसोम बना रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में क्या चीज़ ठीक है। देखो सेल वॉल आपको हर ऑर्गेनिज्म के सेल में नहीं मिलेगी। सेल वॉल आपको मिलेगी प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, यहाँ मिलेगी। तो मेनली जो सेल वॉल होती है ना, जो एग्जैक्ट सेल वॉल है उसके बारे में कह रहे हैं इट इज सेमी परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, परमिएबल और नॉट परमिएबल। ठीक है, अब आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखो सेमी परमिएबल का मतलब यह है कि किसी चीज को अंदर जाने देगी और किसी चीज को अंदर जाने नहीं देगी। ये फंक्शन आपका सेल वॉल का नहीं है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कि सेमी परमिएबल होना इज नॉट द राइट आंसर। डिफरेंशियली परमिएबल भी सेम ही चीज है। अगर मैं बात करूं परमिएबल तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके पास जो सेल वॉल होती है दैट इज फुल्ली परमिएबल। दिस इज सिंपल बुक लाइन, तो ये आपको याद भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा अगला सवाल ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और सवाल में आपसे कह रहा है व्हाई इट इज सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। क्यों कहा जाता है कि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल है, वो सेम सिमेट्री नहीं रखती, सेम अरेंजमेंट नहीं रखती। क्यों कह रहे हैं प्रोटीन आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। देखो प्रोटीन फिक्स नहीं होते, जाहिर सी बात है। आपके पास लेट सपोज अगर ये प्रोटीन है तो ये मूव करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है, मेम्ब्रेन थोड़ी सी फ्लूइड है जिसकी वजह से फ्लूइड के अंदर चीजें तैर रही होती है ना, इसी तरीके से आपका प्रोटीन भी तैर रहा होता है। तो ये मकसद, ये आपको ये नहीं बताता कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कह रहा हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड। अब नॉर्मली क्या होता है भाई, ये आपके पास फॉस्फोलिपिड है, सही है, दूसरी फॉस्फोलिपिड की लेयर आ गई। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज हाइड्रोफिलिक और दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, तो अब ये तो बेसिक अरेंजमेंट बता रहे हैं ना आपको, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से आप इसे एसिमेट्रिकल कहोगे। कह रहा है द टू सरफेसेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये लिपिड बाइलेयर है, इसके जो दोनों हाफ है ना उनकी लिपिड कॉम्पोजिशन के अंदर, उनकी प्रोटीन कॉम्पोजिशन के अंदर फर्क है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देन ऑप्शन डी में कह रहा है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड। नहीं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का मेनली एसिमेट्रिकल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन also contain dash through which movement of material take place by active transport and passive transport। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर डैश है जिसकी वजह से मटेरियल का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। एक्टिव और पैसिव दोनों, एक्टिव और पैसिव दोनों की बात कर रहा है। तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब भी बात आएगी ना तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स आएंगे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। तो अब होता ये आपकी लेट सपोज सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, इसमें इस तरीके से एक इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है, दिस इज द चैनल प्रोटीन। ये क्या करेगा, डिफरेंट चीज़ों की मूवमेंट अंदर और बाहर करवाएगा। तो इसका मतलब है चार्ज पोर इज द राइट आंसर। चार्ज पोर क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है दिस इज समवॉट पोलर, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो अंदर से गुजर सकती हैं। तो आंसर आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। फ्लूइडिटी का आसान जबान के अंदर मतलब यह है कि मेम्ब्रेन कितनी फ्लूइड है, जितनी ज्यादा फ्लूइड होगी उसमें चीजें उतनी तैरेंगी, उतना प्रोटीन तैरेगा, और जितनी कम फ्लूइड होगी उतनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो इसका मतलब है फ्लूइडिटी कंट्रोल करने वाला भी कोई सब्सटेंस होगा एंड दैट इज नथिंग बट द लिपिड। प्रिसाइजली बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। अब पॉलीसोम क्या होता है समझना गौर से। लेट सपोज ये आपके पास एक मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर ये बहुत सारे क्या लग चुके हैं, ये बहुत सारे आपके पास राइबोसोम लग चुके हैं। अब होगा क्या, क्योंकि ये एक एमआरएनए पे लगे हुए हैं तो एक जैसे प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे एक साथ बहुत सारे। दिस अरेंजमेंट ऑफ द राइबोसोम ऑन दिस मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड द पॉलीसोम। अब कह रहा है एंड द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो राइबोसोम की अटैचमेंट है ना, इसको कौन कंट्रोल करता है। तो याद रखना राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना। और अब राइबोसोम को जब आप देखोगे ना तो एक छोटा यूनिट होता है एक बड़ा यूनिट होता है, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज द लार्जर सब यूनिट। इन दोनों को कंबाइन करवाने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम आयन करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एनी चेंज एक्सटर्नल और इंटरनल इज कॉल्ड। अब देखो जब भी हम ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, किसी गर्म पतीली को हाथ लगाया, जैसे ही आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो आपका हाथ फौरन पीछे हटता है, तो आपको हटाना तो नहीं पड़ता, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक है। दूसरी बात इनवॉलंटरी आपके कंट्रोल में भी नहीं है कि आप चाह के भी हाथ नहीं रोक सकते, इनवॉलंटरी है। किसके रिस्पॉन्स में, चेंज के रिस्पॉन्स में। आपके उंगलियों ने क्या किया, चेंज डिटेक्ट किया, गर्म टेम्परेचर को डिटेक्ट किया तो फौरन हाथ पीछे हटा। दिस इज द एग्जांपल, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स इज द राइट आंसर। इंस्टिंक्ट बेसिकली बिहेवियरल रिस्पॉन्स है और टैक्सेस और ट्रॉपिज्म एक अलग बिल्कुल चीज है, ये मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई भी नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता उस वक्त जो आपके पास नॉर्मल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स अबाउट -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -70 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो -70 वोल्ट नहीं है, +70 मिली वोल्ट नहीं है एंड -90 मिली वोल्ट नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में आपसे कह रहा है टच रिसेप्टर्स आर। टच रिसेप्टर्स क्या है, देखो स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली टाइप होते हैं मैकेनो रिसेप्टर की और ये टच डिटेक्ट करते हैं, यानी कि दे आर टेक्टाइल रिसेप्टर्स। टच को डिटेक्ट करने वाले टेक्टाइल रिसेप्टर्स। अब इसके अंदर टच रिसेप्टर के बारे में पूछ रहा है, पैसिनियन कार्पसल्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, मीजनर कार्पसल है या नॉइसी रिसेप्टर है। नॉइसी रिसेप्टर तो पेन को डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ही ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी का मतलब है आपकी स्मेल। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, टच रिसेप्टर तो नहीं है। मीजनर कार्पसल इज द राइट आंसर क्योंकि मीजनर कार्पसल टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। पैसिनियन कार्पसल नॉर्मली डीप स्किन के अंदर आपको मिलते हैं और ये प्रेशर डिटेक्ट करते हैं, डीप प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर स्किन के ऊपर कोई प्रेशर लगाएगा तो दिस प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय द पैसिनियन कार्पसल्स। ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टीन का फंक्शन नहीं है। देखो लार्ज इंटेस्टीन के अंदर कोई भी चीज अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टीन में कंप्लीट हो जाती है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मेनली कंप्लीट हो जाती है तो अब सवाल ये होता है कि किस चीज़ की जो कहानी है वो यहाँ पे हो रही होगी। तो मेनली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और विटामिन प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया मिल जाएंगे जैसे इकोलाई वगैरह, ये विटामिन के सिंथेसाइज करते हैं और सारे विटामिन बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों तो फंक्शन है। क्या नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टीन में हो चुकी है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है द फॉलोइंग पार्ट is common in both the digestive system and the respiratory system of human being। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो कॉमन पार्ट है, तो आपको पता है चाहे आप नेजल कैविटी से नीचे आओ चाहे आप ओरल कैविटी से आगे आओ, आपको एक कॉमन पार्ट मिलेगा एंड दैट इज द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंग्स जो बिल्कुल नेजल कैविटी के साथ स्टार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स जो माउथ के बिल्कुल साथ स्टार्ट होता है एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ऐसे आप याद रख सकते हो। लैरिंग्स इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है हार्ट बीट इज नॉर्मली रेगुलेटेड बाय, देखो हार्ट बीट क्या है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना। अब ये जो रिदम है ना, ये हार्ट बीट की रिदम कौन स्टार्ट कर रहा है? तो हार्ट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड मसल होता है, दैट इज द SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। इसे आप कहते हो नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ये हार्ट की पेस जो है वो बना रहा होता है। तो इसे ही आप कह सकते हो दिस इज रेगुलेटेड बाय द साइनोएट्रियल नोड, सही है। अगर ये खराब हो जाए तो फिर आप आर्टिफिशियल पेस मेकर्स की तरफ जा रहे हो। तो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे द मेथड विच हेल्प इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के अंदर रोल किसका है? तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना रेडियोथेरेपी का काम है? नहीं। कीमोथेरेपी का काम है? नहीं। एंटीबायोटिक्स का काम है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने या बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो करने में काम आते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक इम्यूनिटी डेवलप करने से नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब है बचाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना, ये काम है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन कर रहा होता है, बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, सही है। अब अगर आपसे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली कितने डेज होते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जैक्टली 280 ये लिखा हुआ है, बट आप इसे 272 280 याद रख सकते हो डेज में। वीक्स में पूछे तो 40 वीक्स। इसी तरीके से अगर आपसे मंथ्स में पूछ ले तो 9 मंथ्स। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो आंसर हो गया 270 टू 280। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फीमेल गैमीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन द ओव्यूलेशन द रिमेन ऑफ द फॉलिकल सिक्रीट। अब होता क्या है, ये इतना बड़ा फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, आप इसे कहोगे, इसमें से ओवम निकलता है और बाहर चला जाता है। पीछे जो बचता है ना वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ना, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यही तो पूछ रहा था आपसे, क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में कह रहा है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब लोग FSH भी लगाते हैं, लोग टेस्टोस्टेरोन भी लगाते हैं। दे आर रॉन्ग। कह रहा है रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट बहुत ज्यादा है तो उसको रोकेगा कौन? इनहिबिन। नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही होती है, बट अगर नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से चल रही है, बट उसके रेट को कंट्रोल करना किसका काम है? इनहिबिन का काम है, जो कि सर्टोली सेल से रिलीज होता है। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एग्जैक्टली आपको बुक की लाइन भी फेडरल बोर्ड के अंदर मिल जाएगी, सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ, सर्विक्स किसका पार्ट है? तो आपको पता है यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स तो यूट्रस का पार्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा मिलने वाली कार्टिलेज, कार्टिलेज 3 तरह की होती है, फाइब्रस, हाइलीन और इलास्टिक। इलास्टिक आपको मिलेगी ये पिन्ना के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फाइब्रस की बात करूं, आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलेगी। हाइलीन आपको बहुत सारी जगह पे मिल रही होती है, जैसे आर्टिकुलर सर्फेसिस पे, जॉइंट्स के दरमियान आपको मिलेगी। तो सबसे ज्यादा मिलने वाली हाइलीन ही होती है, तो हाइलीन इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जॉइंट कॉल्ड सूचर, ठीक है। सूचर की एग्जाम्पल देखो, होता क्या है कि आपकी जो स्कल की बोन्स होती हैं वो इस तरीके से फ्यूज करती हैं और इस तरीके से ना एक जॉइंट बनता है, एंड दिस इज द सूचर। तो ये आपको स्कल बोन्स के दरमियान मिलता है। बहुत सारे सूचर होते हैं, लैम्बडॉइड सूचर, ठीक है, आपने नामों में नहीं जाना। आपने जो चीज याद रखनी है वो है सूचर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है विच इवेंट डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या नहीं होगा, नहीं होगा ये पूछ रहा है। अब आपको पता है कि लेट सपोज दिस इज द सार्कोमेयर। इस सार्कोमेयर के अंदर ये आपके पास थिन फिलामेंट है, ये आपके पास थिक फिलामेंट है, ये आपके पास थिन फिलामेंट है, सही है। अब होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पहली बात कि आपका ये जो H जोन है ये शॉर्ट हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। अगर फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो डिसअपियर भी हो सकता है। उसके अलावा ये आई बैंड शॉर्ट हो जाता है,
ये दोनों जो सार्कोमेयर की जेड लाइंस है ये करीब करीब आ जाती है। ये तीनों बातें हो रही है। क्या नहीं हो रहा? ए बैंड शॉर्ट होना नहीं हो रहा, ए बैंड रिमेन सेम। ए बैंड की जो का जो शेप है या जो साइज है वो सेम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ए बैंड शॉर्ट नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप विद न्यूक्लियस डैश परसेंट। देखो आपको पता है मसल तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड, यानी एक न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस। स्मूथ मसल के अंदर आपको कुछ इस तरह का शेप मिलता है और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। सो यहाँ पे आपके पास 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। बहुत आसान सा सवाल है। यूनिवर्सल डोनर वो ब्लड होता है जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन ना हो, ना तो एबीओ में से कोई एंटीजन हो, ना आरएच फैक्टर में से कोई एंटीजन हो। तो ओ नेगेटिव इज द राइट आंसर। सबको पता है ओ नेगेटिव तमाम ब्लड को तमाम ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप, हो सकता है सिनेरियो इस तरह से दे कि आपके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट का आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता और उसको आपने अर्जेंट खून चढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? वो नेगेटिव ब्लड चढ़ा दोगे, रिएक्शन के चांसेस कम है। स्टिल ब्लड ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच वन कैन बी कंसीडर्ड एज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस। अब देखो वायरस की जब बात की जाती है तो वायरस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है। अब वायरस की कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिविंग है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर रिप्रोडक्शन आ जाती है। उसके अलावा एक जो मेजर आता है ना, इसके पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद है और ये जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट करता है। जैसे हमने कोविड के ज़माने में सुना भाई ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। क्यों? क्योंकि जो उसका जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे, म्यूटेशन आ रही थी। तो ये लिविंग प्रॉपर्टी थी। ऐसा तो नहीं है ना कि इस पेन के अंदर म्यूटेशन आने लगे, नहीं, नहीं पॉसिबल है। क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली लिविंग सब्सटेंस की होती नहीं है, तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लैक बायोसिंथेटिक मशीनरी या इसको नॉन लिविंग के तौर पे लेके जा रही है। सही है, नो सेलुलर रेस्पिरेशन अगेन नॉन लिविंग के तौर पे लेके जा रही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, म्यूटेट देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकली विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजी का मतलब है पेरेंट्स, दो कान हैं, ठीक है, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी यही है। तो इसका मतलब है उसकी मॉर्फोलॉजी सेम है, दिखने में सेम नजर आ रहा है। दूसरी बात आगे कह रहा है विच कैन ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। भाई वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो दिखते भी एक जैसे, उनकी फंक्शंस भी एक जैसे, और वो ब्रीड करें, रिप्रोड्यूस करें तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें जो आगे जाके जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द स्पीशी की डेफिनेशन है। फिर आगे जो है वो आप स्पीशी के बाद फिर आगे चलते रहे तो डोमेन बहुत बाद में आता है, किंगडम भी बहुत बाद में आता है। ठीक है, अब अगले सवाल में कह रहा है इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस डैश एटीपी मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो कितने एटीपी बनेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से? तो हमें पता है, बहुत सिंपल सा आंसर है, 38 एटीपीज बनते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट के अंदर 36 एटीपीज बनते हैं। सर 36 क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ग्लाइकोलिसिस के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आपके पास कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। वहां पे बनता है NADH, और ये NADH इज जस्ट लाइक अ डॉलर। इस डॉलर को खुला कराना है, इस डॉलर को कन्वर्ट करवाना है पाकिस्तानी रुपयों के अंदर। तो पाकिस्तानी रुपयों के अंदर कन्वर्ट करवाने का रास्ता ये कि आप इसे माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाओ, और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 एटीपी लगते हैं। सही, 2 एटीपी यहाँ पे चले आते हैं, इसलिए 8 से 36 हो जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये आपने याद करना है। सही है, अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे ATP, NADPH, ठीक है, और ऑक्सीजन भी बन रही होती है। तो आपके पास क्या आंसर होगा? ATP, ऑक्सीजन एंड रिड्यूस्ड NADP। रिड्यूस NADP का मतलब NADPH, यूज का मतलब NADPH। ठीक है, तो NADPH बन रहा है। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। RUBP तो बनता नहीं है, चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट एज। ठीक है, अब होता क्या है आपको पता है, फोटो सिस्टम के ऊपर, फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे घूमता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? वाटर तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस फोटो सिस्टम को,
जिसे कहते हैं फोटोलिसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम कर रहा है आपके पास फोटोसिस्ट, ये आपका वाटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और सवाल में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वर्क एज। अब देखो ये सवाल ना थोड़ा सा समवॉट, जैसे आप कहोगे कि अजीब सा, हाँ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आप कन्वर्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को, अभी हमने पढ़ा एटीपी एनएडीपीएच, इनको इस्तेमाल करके कार्बन को फिक्स करते हो, देन रिडक्शन करवाते हो। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिडक्शन करवा रहे हो और इसको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। तो रिडक्शन के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। सही, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज। अब ये सवाल देखते ही तुम लोग, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऑप्शन डी ऑप्शन ए में दे दिया, ग्लूकोज। हम पढ़ते हैं भाई कैल्विन साइकिल ग्लूकोज बनाती है, हमेशा नहीं। कैल्विन साइकिल, जब एक कैल्विन साइकिल पूरी होती है तो आपके पास बनता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन वाला। फिर दूसरी साइकिल होती है, फिर वो पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। तो उस कैल्विन साइकिल के एंड पे आपको ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड। आसान सवाल है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड से नहीं बना होगा, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, विटामिन सी का कोई ताल्लुक अमाइनो एसिड से नहीं है। कोलाजन इज द राइट आंसर। कोलाजन आपको स्किन में मिल रहा होता है, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते कह रहा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हाइड्रो वाटर, लिसिस टूटना, वाटर की मौजूदगी में टूटना। तो हाइड्रोलिसिस में आप पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करते हो, किसकी एडिशन से? बाय द एडिशन ऑफ वाटर। लेट्स सपोज ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। अब ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस पे लगा हुआ है H, इस पे लगा हुआ है OH। इनकी जिंदगी में फसाद डालने के लिए आता है वाटर इस फॉर्म में, क्योंकि इनकी आपस में भी नहीं बन रही, तो ये टूटे हुए हैं H और OH में। अब होता यह है कि A B से वैसे ही परेशान है, तो B क्या कहता है, यार जान छोड़ो A से, मैं H को अपनी जिंदगी में ले आता हूं, सुकून हो जाएगा। H आके यहाँ पे लगता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, सिंपल। और फिर OH जाके यहाँ लग जाता है। दिस इज सिंपली द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो वाटर की मौजूदगी में होता है। ये इज जस्ट अबाउट कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है और किस तरीके से बॉन्ड टूटा है। तो भाई जिंदगी का उसूल है, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना इज नॉर्मल। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सुक्रोज, ग्लूकोज ये तो है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। रैमनोज ये एक डीऑक्सी शुगर है, सही है, इसका मतलब है ये भी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या शुगर नहीं है? लैक्टिक एसिड। सही है, लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। अगले सवाल में कह रहा है ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज। अब जो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, यानी कि कितनी हीट लेकर वाटर एवापोरेट होगा, दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो पीछे पानी रह जाता है ना, वो बेसिकली ठंडा होने लगता है। तो कहा यह जाता है कि अगर 1 लीटर में से 2 ml पानी एवेपोरेट हो जाएगा, तो पीछे 998 ml पानी जो बचा ना, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच मॉलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या जो मेम्ब्रेन है उनको बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपको पता है फॉस्फोलिपिड तो मिलता ही मिलता है, 2 पैरेलल उसके अंदर फॉस्फोलिपिड तो मिलता ही मिलता है, लिपिड भी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन भी मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलता है? न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं मिलता। न्यूक्लियोप्रोटीन आपको कहाँ मिलता है? न्यूक्लियोप्रोटीन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने पढ़ा है डीएनए के अराउंड हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। सही है, अगले सवाल पे बैठते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब सवाल बहुत आसान है, कौन सा मॉलिक्यूल टूटेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। इसको याद करवाना है मैंने, इसको मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे याद करवाया हुआ है। स्वीट, आपके मतलब की बात, स्वीट गर्ल फ्रेंड। अच्छा, इससे बच्चों को याद भी हो जाता है। ठीक है,
स्वीट गर्लफ्रेंड। अब एस फॉर सुक्रोज, सुक्रोज टूटेगी तो बनेगा गर्ल का ग्लूकोज, फ्रेंड का फ्रक्टोज। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? सुक्रोज। माल्टोज नहीं होगा, माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है और स्टार्च तो पॉलीसैकेराइड है, सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे आपसे कह रहे हैं द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड। टर्मिनल एंड का मतलब है ये क्रोमोसोम है, इसका जो टर्मिनल एंड है ना, दिस इज कॉल्ड द टीलोमेयर, इसे आप टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर इज द राइट आंसर। काइनेटोकोर प्रोटीन होता है जो आपको ये सेंट्रोमेयर पे मिलता है। सेटेलाइट इज समथिंग डिफरेंट और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज समथिंग डिफरेंट। तो टीलोमेयर इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे द गैप बिटवीन द न्यूरॉन एट अ साइनेप्स, ठीक है। लेट्स सपोज ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है ना, इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक नॉब क्या है? दिस इज साइनेप्टिक नॉब। इसके अंदर वजाइकल है, दिस इज साइनेप्टिक वजाइकल, ठीक है। साइनेप्टिक डिले इज समथिंग डिफरेंट। तो आंसर हो गया ऑप्शन है, सही। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बीइंग, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। बार बार पूछा गया सवाल, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द थर्मोस्टेट। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। आसान। कह रहे अ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड। अब नर्व सेल की जो बड़ी लंबी सी एक्सटेंशन होती है, इस तरीके से नीचे आ रही होती है ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन। एक्सॉन, क्योंकि आपको पता है ये सेल बॉडी हो गई, सही है, और इससे ये डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं, सही है। अगर मैं इस तरीके से अजीब सा शेप बना दूं तो कुछ इस तरह का ही होता है, जो लंबी सी आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्सॉन। ऑक्सिन फाइटो हार्मोन है, शॉन सेल न्यूरोग्लियल सेल है, और डेंड्राइट तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन कौन है? एड्रीनली, आपका मेड्यूल, जो एड्रीनल मेड्यूला से निकलने वाला, ये आपका अमाइनो एसिड डायरेक्ट होता है, ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। इंसुलिन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, अमाइनो एसिड डायरेक्ट होता है। कॉर्टिकोसोन इज द राइट आंसर, जो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ले जाने का काम करता है जो सब्सटेंस, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। नाम ही सब कुछ बताया, न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमिट करेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच एंजाइम वर्क इन अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच की बात कर रहा है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ना एक बाकायदा चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपको डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच मिलेगी। खासतौर पे अगर मैं एंटेरोकाइनेज की बात करूं, इट्स अबाउट 5.5। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज की बात करूं तो सम बुक सेज इट्स अबाउट 9, ठीक है। तो इसका मतलब है पैनक्रियाटिक लाइपेज अल्कलाइन कंडीशन पे ज्यादा काम कर रहा है, सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल आसान है, सवाल इतना मुश्किल नहीं है। क्या है? कंसीडरिंग एंजाइम एक्शन, मिनिमम टेम्परेचर इज द टर्म यूज्ड व्हेन। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर का मतलब यह है एंजाइम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जब एंजाइम इनएक्टिव हो चुका है, यानी कि नॉर्मली एंजाइम 0 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिव हो जाता है, बट अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोबारा एक्टिवेट हो रहा है, सही है। दिस इज द राइट आंसर। डीनेचरिंग कब होती है? डीनेचरिंग होती है आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर पे, सही है। और वर्क एट बेस्ट, ठीक है, एंजाइम बेहतरीन काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है? कॉम्पिटेटिव क्या है भाई? ये आपके पास समझो एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस सीट पे बैठना चाहते हैं ना, उस सीट के लिए compete कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई चौकीदार की पोस्ट के लिए compete कर रहा है, नहीं, या कोई टीचर की पोस्ट के लिए compete कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो होती है जब इनहिबिटर जो है वो इस एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए compete कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब ये कि वो जो है ना, वो आपके पास इस तरीके से अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करेगा, और जिसकी वजह से ये जो आपकी शेप होगी एक्टिव साइट की, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मैलोनेट एक्ट एज एन इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा है, जरूरी नहीं है। कॉम्पिटिशन फॉर एक्टिव साइट, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहा है। इनएक्टिव एंजाइम गेटिंग रीएक्टिवेटेड, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगले सवाल में आपसे क्या कहता है, सवाल में कहता है विच टाइप ऑफ एंजाइम वुड बी मोस्ट एक्टिव इन योर गट आफ्टर ईटिंग द लोफ ऑफ ब्रेड। आपने एक ब्रेड का टुकड़ा खाया तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा। ब्रेड क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन होगा नहीं, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लैक्टेज होगा नहीं, लैक्टोज डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नहीं, प्रोटीन के लिए। अमाइलेज इज द राइट आंसर, ठीक है, अमाइलेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात की थी वो की थी डार्विन ने। लामार्क ने तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की थी, जो थ्योरी दी थी। नाम ही सब कुछ है तो याद कर सकते हो, सही है। अब ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस सवाल को अगर आप सिर्फ पढ़ भी लो ना तो आपका जहन क्लियर हो जाता है। इस सवाल के अंदर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मोड ऑफ एक्शन नहीं है। एंटीबॉडी साइटोकाइन सिक्रीट करनी है, साइटोकाइन तो डिफरेंट सेल सिक्रीट करते हैं, बी सेल, टी सेल, तो ये काम तो एंटीबॉडी का हो ही नहीं सकता। दिस इज द राइट आंसर। आपको सवाल पता हो ना पता हो, ये आपको आराम से निकल जाएगा। न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन बिल्कुल करता है, सही है। इसी तरीके से प्रेसिपिटेटिंग बिल्कुल करता है। एनहांसिंग फेगोसाइटोसिस बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सही। अगले सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। जो मैग्नीशियम है ना, ये सेंट्रल एटम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, सही है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स तो प्रोटीन वैसे ही है, सही। तो आंसर हो गया क्लोरोफिल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज नो कार्टिलेज। कोई कार्टिलेज नहीं। तो कार्टिलेज आपको लैरिंग्स में मिलेगी, मसल्स भी मिलेंगे, कार्टिलेज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ट्रेकिया के अंदर भी सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं। ब्रोंकियोल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होती, ब्रोंकाई के अंदर होती है। ब्रोंकाई के जैसे ही नीचे आएगा और जहां कार्टिलेज खत्म होगी देन इट विल बी ब्रोंकियोल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय विच म्यूकोजल सेल। कौन सा ऐसा म्यूकोजल सेल है जो एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो गट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल HCl सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चीफ सेल, जिन्हें आप जाइमोजन सेल्स भी कहते हो, ये आपका पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं एंड दिस इज द एंजाइम। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चीफ सेल। म्यूकस सेल म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, एंडोक्राइन सेल्स डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पे आके हमारा जो पूरा नम्स MDCAT 2022 का बायोलॉजी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो नम्स MDCAT में अपेयर होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।